हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल गोना नाउ डिस्कस अबाउट द सेकंड topic from our BSc second semester unit 1 introduction to archegoniates and bryophytes। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्लास 1 में ऑलरेडी चीजें पढ़ चुकी हैं। सो टेबल ऑफ कंटेंट हमारे यूनिट 1 का है। देखिए, ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में यूनिक फीचर्स ऑफ आर्किगोनिया ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक, उनमें एडेप्टेशन लैंड हैबिट के लिए और रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन पहले ही डन कर लिया है। सो ये पोर्शन जो है ये हमारे डन हो गए हैं। ठीक है, आज जो हम लोग पोर्शन पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चीज को ना अच्छे से समझना। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ रिस्किया। ठीक है, तो ये पोर्शन आज हम क्लियर करेंगे। देन आफ्टर रिस्किया हम फिर मार्केंशिया डिस्कस करेंगे, फिर एंथेसोरॉस डिस्कस करेंगे, देन स्फैगनम। ठीक है, तो ऐसे करके आपकी वीडियोस चलेंगी। हम डेवलपमेंटल डिटेल्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, हमें पढ़ना ही नहीं है भाई, हमें देखना ही नहीं है, वो डेवलपमेंट पढ़ना ही नहीं है। एंटी क्लीनर, पेरी क्लीनर, जितने भी डिविजन्स होते हैं, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन। काफी आसान चीजें हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रख करके पढ़ते रहना है। ठीक है, तो आज हम लोग रिस्किया पूरा का पूरा खत्म करेंगे। देन मार्केंशिया, एंथेसोरॉस एंड स्फैगनम की वीडियो आएगी एंड लास्ट में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। देन आपका ये यूनिट खत्म हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। प्लीज चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, बिकॉज यही एक मेरा मोटिव है कि चैनल को 1 लाख तक लेकर के जाना है, सब्सक्रिप्शन तक। तो उसमें मेरा साथ दीजिए। उसके अलावा तो हमसे जितना हो पा रहा है हम आप लोगों के लिए कर ही रहे हैं। Okay, let's move on the today's video. Okay, the very first genus जो हमें पढ़ना है वो है रिस्किया। देखिए, रिस्किया जो है इसका जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी स्पीसीज को पढ़ने से पहले, किसी भी जीनस को पढ़ने से पहले हम लोगों को उसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड क्लासिफिकेशन की ट्रिक हमने आपको हमेशा से बताई है, डेट इज केपीसी ऑफ जीएस, जहाँ पर के फॉर होता है किंगडम, पी पी हम फाइलम के लिए यूज करते हैं एनिमल में। ठीक है, और डी हम यूज करते हैं डिवीजन के लिए प्लांट्स में। ओके, देन हमारा क्लास ऑर्डर, देन हम उस पर्टिकुलर जीनस या स्पीसीज का ऑर्डर लिखेंगे, फिर हम फैमिली लिखेंगे उसका, फिर हम जीनस का नेम लिखेंगे और स्पीसीज का नेम लिखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू हमारे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जब हम जीनस और स्पीसीज का नेम लिखते हैं, मतलब कि जब हम हैंड रिटन चीजें लिख रहे हैं, हम अपने हाथों से लिख रहे हैं, तो उस जीनस को हमें क्या करना होता है, अंडरलाइन करना होता है। और वहीं पर अगर कोई स्पीसीज भी है तो हम उसे भी क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे। लेकिन जैसे मैंने ये स्लाइड बनाई है, तो इस स्लाइड में अब यहाँ पर सबसे पहली बात मैंने सोचा था कि मैं यहीं पर अंडरलाइन कर दूंगी, इसलिए मैंने इसको इटैलिक में नहीं चेंज किया। लेकिन अगर मैं पीडीएफ फॉर्म में कोई चीज़ें बना रही हूँ या पीपीटी बना रही हूँ, तो मैं हमेशा जीनस और स्पीसीज को मैं किस में लिखूंगी, इटैलिक भाषा में लिखूंगी। जिसमें क्या होता है कि ये जैसे रिश्किया बड़े ही सीधा शब्दों में लिखा हुआ है, वैसे ही ये थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएगा, ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा। ये होता है इटैलिक भाषा, जिसमें आपके मोस्ट ऑफ द जीनस एंड स्पीसीज के नेम्स लिखे जाते हैं। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट बनाना हो सकता है ना, तो उस प्रोजेक्ट फाइल में इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, टेक्निकल चीज़ें आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब रिस्किया की बात करते हैं। रिस्किया का भी हमने क्लासिफिकेशन किया है। सो क्लासिफिकेशन में जो इनका किंगडम है, किंगडम इन ये प्लांटी से बिलोंग करते हैं। ऑब्वियसली प्लांट है तो प्लांटी से बिलोंग कर रहे हैं। डिवीजन इनका मार्केंशियोफाइटा है। क्लास इनकी मार्केंशियोप्सिडा है। ऑर्डर इनका मार्केंसिएल्स है। फैमिली इनकी रिस्किएसी है और जीनस इनका रिस्किया है। अब इस डिवीजन पे मार्केंशियोफाइटा के अलावा आप यहाँ पर ब्रायोफाइटा भी लिख सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया आपका ब्रायोफाइटा। ये इनकी पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन है जो आपको याद करनी है, क्योंकि रिस्किया कई बार आप लोगों के पेपर में आ जाता है लिखने के लिए, और काफ़ी बार पूछ लिया जाता है रिस्किया के बारे में आपके स्पॉटिंग के टाइम पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करना है, नोट डाउन करना है, नोट डाउन आप करते चलिए। ठीक,
अब मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं कि हमारा जो रिश्किया है वो दिखता कैसा है। देखिए, रिश्किया की बॉडी आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी जो कि थाइलॉइड बॉडी होगी। अब ये जो थाइलॉइड वर्ड है, आई होप कि आपने पहली बार तो बिल्कुल नहीं सुना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक में क्लियर कर लिया था कि थाइलॉइड बॉडी मतलब क्या होता है, कि जिस बॉडी में आपको कोई डिफरेंशिएशन ना दिखे रूट, स्टेम और लीफ में। मतलब कि देयर इज नो रूट, देयर इज नो स्टेम एंड देयर इज नो लीफ। तो ऐसी बॉडी को हम लोग थाइलॉइड बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो क्या आपको रिश्किया की बॉडी में कहीं भी रूट, स्टेम या लीफ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। आपको एक ऐसी थाइलॉइड बॉडी दिखाई दे रही है, और इस थाइलॉइड बॉडी में आपको डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मतलब कि चिपटा हुआ आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई पड़ रहा है। अब ये जो रिश्किया है वो चिपका हुआ इसका स्ट्रक्चर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में आप इसके नीचे एक ऐसा सबस्ट्रेटम भी देख रहे हो। ये सब क्या है? ये रॉक है, और इस रॉक जैसे सबस्ट्रेटम पे हमारा रिश्किया जो है वो उगा है। ऐसे आप बोल सकते हो कि इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई है। दैट मीन्स कि ये किससे अटैच है? ये एक सबस्ट्रेटम से अटैच है ना? अब देखिए, सबस्ट्रेटम से अटैच है तो मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ाया है कि सबस्ट्रेटम से अटैच होने के लिए ब्रायोफाइट्स के पास एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, और उस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का नाम है राइजोइड, है ना? उसका क्या नाम है? राइजोइड। इस राइजोइड के ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे। इसी राइजोइड की वजह से जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम से आकर के जुड़ जाते हैं। राइजोइड्स आर लाइक द रूट, राइजोइड्स आर लाइक आवर हैंड, जो एक सबस्ट्रेटम को पकड़ करके रख लेता है और फिर ऊपर की बॉडी ग्रोथ करने लगती है। तो जब आप इस रिस्किया की बॉडी को देखोगे, जब आप ये स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे, तो इसको आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो जो साइड में मैंने लगा रखा है। अब देखिए, मान लीजिए कि मैंने रिश्किया का ये वाला पोर्शन जो है ये मैंने कट कर दिया। ये इतना पोर्शन मैं कट कर दी और मैंने इसको उखाड़ दिया, ठीक है, जमीन पे से। तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि यहाँ पर है एपिकल नॉचेस, ठीक है। ये पोर्शन इनका एपिकल नॉच हो गया, यही मैंने यहाँ पे उखाड़ के रखा है, ठीक। तो यहाँ पर ये आपको एपिकल नॉच दिखाई दे रहे हैं, ठीक। ये पोर्शन, ये सब इनके एपिकल नॉच है। एपिकल नॉच के ऊपर आपको वेंट्रल स्केल्स दिखाई देंगे ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ये वेंट्रल स्केल्स ऊपर दिखाई देंगे, एंड आपको थैलस लोब दिखाई देगा। जैसे ये थैलस एक हो गया, ठीक, फिर ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया, फिर ऐसे चौथा हो गया। तो ऐसे ये लोब बने हुए हैं, ये पहला लोब, ये दूसरा लोब, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये थैलस लोब दिखाई देता है, क्योंकि थैलस ही तो बोल रहे हैं, थायराइड बॉडी है। और इसी में एम्बेडेड होते हैं आपके क्या? स्पोरोफाइट। नाउ दीज स्पोरोफाइट विल गोना प्रोड्यूस स्पोर्स, है ना? And now these spores will gonna convert into gametophyte, and gametophyte is dominant in our bryophytes। तो क्लियर हो रहा है? तो ये स्पोरोफाइट जो हैं ये हमारे रिश्किया की बॉडी पे ऐसे इम्बेडेड होते हैं, और ये स्पोरोफाइट जो है ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड साथ ही साथ में जब मैंने इस रिश्किया को उखाड़ा है तो उसके नीचे आपको क्या दिखाई देगा? ऐसे हेयर लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जो कि है राइजॉइड, और इसी राइजॉइड से क्या है? हमारा जो रिश्किया है वो पूरी तरीके से सबस्ट्रेटम से अटैच है। तो आपको समझ में आ गया है। अब देखो, बहुत से बच्चों को शायद हो सकता है कंफ्यूजन हो। ये वाला पोर्शन जो मैंने काट के रखा हुआ है, ठीक है, ये जो पोर्शन मैंने इतना काट के यहाँ पर रख दिया है, अगर मान लो कि मैं पूरा रिश्किया बताना चाहूँ आपको, तो मैं कुछ इस तरीके से देखो ड्रॉ कर दूंगी, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। देखो, दिस, ये ऐसे करके मैं इसको पूरा कर देती हूँ, ठीक। और ये राइजॉइड आप देखोगे कि नीचे की तरफ जाता रहेगा, और ऊपर आ जाएगी ऐसे थाइलॉइड बॉडी, और वो राइजॉइड चला गया नीचे, जो कि इसको हेल्प करेगा किससे जुड़ने में? एक थैलस से जुड़ने में ये इसको क्या करेगा? हेल्प करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अपनी कॉपी में ड्रॉ करने हैं। देखो, ये पोर्शन पूरा जो है ये अगर मैं कलर कर दूं तो ये हमारे रिश्किया का एक पूरा पोर्शन बन जाएगा। आपको समझ में आ रहा है मैंने कौन सा पोर्शन काट करके रखा हुआ था?
मैं बिल्कुल आपको चीज़ें रटवा दूँगी, तैयार करवा दूँगी कि आपको दोबारा से ना कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप बुक भी खोलो, क्योंकि आपके दिमाग में ये सब फिट हो जाएगा। तो आपको पता चल रहा है कि राइजॉइड देखो गायब हो गया ना, राइजॉइड गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया? वो नीचे चला गया, है ना? वो नीचे चला गया और उसने क्या किया है, सबस्ट्रेटम से जोड़ कर के रखा है। तो ये आपका सुंदर-सा एक देखो रिस्किया का डायग्राम, उसके एक थाइरॉइड, एक थैलस से मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है? ये हो गया हमारा पूरा रिश्ता। क्या ये ऐसा दिख रहा है अब? अब आपको क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रही थी? तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर्स को तैयार करना है। अब आपने थैलस का स्ट्रक्चर जो है वो आसानी से देख लिया। नाउ अब हम इनका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं। देखिए, जो हमारे रिस्किया का थैलस स्ट्रक्चर होता है उसमें जो प्लांट बॉडी होती है वो फ्लैटेंड होती है, मतलब एकदम चिपटी हुई होती है। देखो हिंदी वाले बच्चे जिनको हिंदी में नोट्स बनाने हैं बिल्कुल भी आप घबराइए नहीं, मैंने हिंदी इसका ट्रांसलेशन नीचे किया हुआ है, मैं समय दूंगी आपको, आप उसका स्क्रीनशॉट कर लेना। तो देखो ये फ्लैटेंड होते हैं, मतलब बिल्कुल चिपटे हुए रहेंगे। ग्रीन थैलस इनका होता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो हरे रंग के ये दिखाई देते हैं। एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं, मतलब उनकी ब्रांचिंग कुछ इस तरीके से होती है। देखो ऐसे ये लोब बने होते हैं, ये एक हो गया। ठीक, फिर दूसरा वाला देखो डाइकोटोमस हो जाएगा। ठीक, तो ये एक कॉटमस ऐसे मान लो, ये दूसरा कॉटमस, फिर ये एक कॉटमस, ये दूसरा कॉटमस। तो ऐसे करके दे आर डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। साथ ही साथ में जो इनकी ब्रांचेस होती हैं वो रोजेट फॉर्म, एक रोजनुमा आपको स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है? देखो इसको मैं ऐसे बना दूं तो आपको एक रोजनुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि लग रहा है बिल्कुल रोज ही तो है, ये गुलाब का फूल ही तो है। अगर ये लाल होता तो आप तो इसको गुलाब का फूल ही समझते। तो एक रोजेट लाइक स्ट्रक्चर ये बना लेते हैं कुछ स्पीसीज में। ठीक, नाउ इनकी जो थैलस होती है वो प्रोस्टेट होती है, मतलब कि लेटी हुई होती है। देखो इरेक्ट मतलब क्या होता है, हमेशा ये दो टर्म्स आप सुनोगे, इरेक्ट और प्रोस्टेट। इरेक्ट मतलब होता है खड़े होना, एकदम सीधा खड़े होना, और प्रोस्टेट मतलब बिल्कुल लेट जाना। ठीक है, तो ये जो हमारा रिश्किया है ये प्रोस्टेट है, मतलब ये लेटे हुए रूप में आपको एक सबस्ट्रेटम से अटैच हुआ दिखाई पड़ता है। ये खड़ा नहीं है, इसकी कोई ब्रांच या कुछ ऐसा स्टेम नुमा स्ट्रक्चर नहीं है कि उसके ऊपर जाके ये ऐसे ऐसे बना हुआ है, नहीं। ये एक सबस्ट्रेटम है और सबस्ट्रेटम पे ही ये क्या है, ये इस तरीके से उस सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ है लेटे हुए फॉर्म में। तो ये प्रोस्टेट है। तो आपको स्ट्रक्चर से ही काफी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, लिखने को मिल जाएंगी। अब टेल मी वन थिंग, ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लगाया है, टेल मी आपको यहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले आप देख रहे हो कि जो रिश्किया है वो ग्रीन है ना? उसके बाद आप क्या देख रहे हो कि ग्रीन है, फिर इनकी बॉडी कैसी है, थाइलॉइड है। ठीक है, थाइलॉइड बॉडी हो गई। उसके बाद आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि इनकी बॉडी डाइकोटोमस ब्रांचिंग शो कर रही है। ठीक है, तो आपने डाइकोटोमस ब्रांचिंग लिख दी। उसके अलावा क्या दिख रहा है आपको इस ब्रांचिंग में? डाइकोटोमस ब्रांचिंग हो गई, दे आर प्रोस्टेट, है ना? अब ये प्रोस्टेट है, लेटे हुए हैं, तो किसी ना किसी सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए हैं। सबस्ट्रेटम से जुड़ने के लिए दे हैव राइजॉइड, है ना? ओके, तो ये सारी चीज आपने केवल एक मॉर्फोलॉजी से देख ली कि देयर बॉडी इज थाइलॉइड, ग्रीन है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग है, प्रोस्टेट है, राइजॉइड प्रेजेंट है, और कुछ स्पीसीज में दे फॉर्म रोजेट स्ट्रक्चर। तो एक थैलस देख के क्या आप नहीं लिख लोगे? क्या ये आपके लिए थोड़ा सा भी दिक्कत करेगा आपकी कॉपी में? बिल्कुल नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, एक डायग्राम भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो और उसके बारे में आप लिख भी लेते हो। अब ये तो थैलस स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब जो थैलस है, उस थैलस का एक आगे वाला पोर्शन होगा और एक उसका पीछे वाला पोर्शन होगा, है ना? जैसे मान लो कि मैं कोशिश करती हूँ, मान लीजिए कि मैंने ये थैलस बनाया, ठीक? थैलस का एक पोर्शन मैंने इस तरीके से रिश्किया का बना लिया। ये हो गया उसका आगे वाला पोर्शन। अब इसी को इसका पीछे वाला पोर्शन जो है, ठीक? इसका ऐसे पीछे वाला जो पोर्शन है उसको अगर मैं दिखाना चाहूं, ठीक, ये 3D में, ये इसका क्या हो गया, पीछे वाला पोर्शन। तो ये इसका बैक साइड वाला पोर्शन हो जाएगा। तो डॉर्सल सरफेस जो कि इनकी आगे वाले पोर्शन को कहते हैं, दिस पोर्शन, उस पे आपको क्या देखने को मिलता है, ये काफी ज्यादा स्मूथ होगा, बिल्कुल स्मूथ, चिकना, ग्रीन होगा। किसकी वजह से? फोटोसिंथेटिक सेल्स की वजह से, क्लोरोफिल की प्रीसेंस की वजह से। ठीक है, सेकेंडली इनमें आपको पाए जाएंगे छोटे 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 एकदम, आपको यहाँ पर
स्मॉल एयर पोर्स दिखाई देंगे, ऐसे छोटे-छोटे हमारे डॉर्सल सरफेस पे, ठीक है? ये डॉर्सल सरफेस पे आपको एयर पोर्स दिखाई देंगे, जो कि कनेक्टेड होंगे अंदर एयर चैम्बर से। ये अंदर एयर चैम्बर से इनकी बॉडी में जब इंटरनल एनाटॉमी देखोगे तो वो प्रेज़ेंट होंगे। और ऑब्वियसली एयर पोर्स हैं तो ये किसके काम आ रहे होंगे? ये गैसियस एक्सचेंज के काम में आ रहे होंगे। तो डॉर्सल सरफेस पे आपको क्या-क्या दिखा कि सबसे पहले दे आर स्मूथ, ठीक है? ये कैसे होते हैं? दे आर स्मूथ, देन दे आर ग्रीन। ग्रीन क्यों है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से। दे हैव एयर पोर्स। एयर पोर्स क्या कराते हैं? गैसियस एक्सचेंज। ये आपने डॉर्सल सरफेस पे देखा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट देयर वेंट्रल सरफेस, तो वेंट्रल सरफेस में दे बियर मल्टी सेलुलर स्केल्स फॉर प्रोटेक्शन। इनके पास मल्टी सेलुलर ऐसे स्केल्स होंगे डॉर्सल सरफेस पे, ठीक है? क्योंकि इनको नीचे जुड़ना है ना रॉक से, तो दे हैव स्केल्स, ठीक है, जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। एंड इसी सरफेस पे आपको राइजोइड दिखाई देंगे। राइजोइड्स कैसे? ऐसे, ये ऐसे निकले हुए राइजोइड्स दिखाई देंगे। ये राइजोइड्स हेल्प करेंगे किसमें? एनकरेज जो पूरी की पूरी रिस्किया का थैलस है उसको मजबूती प्रोवाइड करने में, उसको अच्छे से एक जमीन पर जमे रहने में, ये सब में ये हेल्प करेंगे। प्लस ये उसी वाटर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑल ब्रायोफाइट्स आर नन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, तो इन्हें मॉइस्चर भी चाहिए होता है जीवित रहने के लिए, बिकॉज विदाउट मॉइस्चर दे कैन नॉट फर्टिलाइज, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन के लिए दे नीड वाटर। सो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है उसका काम भी ये राइजोइड जो है वो कराते रहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो, जो राइजोइड हैं दे कैन बी ऑफ टू टाइप, दे कैन बी स्मूथ वॉल्ड, दे कैन बी ट्यूबरक्यूलेटेड। मतलब ये इस तरीके से एक स्मूथ वॉल्ड भी हो सकते हैं और इस तरीके से इनमें ऐसे ट्यूबरक्यूलेटेड भी ये राइजोइड जो हैं वो हो सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दो तरीके के कौन से राइजोइड्स हैं जो हमारे ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलते हैं, तो पहला एक स्मूथ वॉल्ड जिसमें कोई भी आपको ऊपर से ऐसे खाने नहीं दिखाई देंगे, कोई सेप्टा समथिंग कुछ नहीं दिखाई देगा। ट्यूबरक्यूलेटेड में यू हैव लाइक सेप्टा लाइक स्ट्रक्चर्स। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे करके आपके राइजोइड जो है वो देखने को मिल गया। तो अब मैं आपसे कहूं कि टेल मी द थैलस स्ट्रक्चर, आप बता दोगे। टेल मी की डॉर्सल सरफेस पे क्या स्पेशलाइजेशन है, टेल मी की वेंट्रल सरफेस पे क्या स्पेशल है, सब कुछ अब आप बहुत ही आसानी से बता लोगे। नाउ मिड रिब एक आता है बीच में, ठीक है? द सेंट्रल थिकेंड पोर्शन ऑफ द थैलस प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये जो भी है ना ये मिड रिब है, ठीक है? ये बीच-बीच के मिड रिब्स हैं और ये मिड रिब्स थैलस को प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट कि कोई भी थैलस इधर-उधर टूट मत जाना, सब एक ही साथ जुड़े रहना। तो जैसे मैं यहाँ पे नया चीज़ ये बना दूँ, तो ये हो गया एक मिड रिब, ये दूसरा, ये ऐसे मिड रिब। तो मिड रिब जो होते हैं, दे एक्चुअली प्रोवाइड पूरा स्ट्रक्चर एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट कि रिस्किया का थैलस बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस्ड वे में एक सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहे। ओके? Now take the screenshot about their morphology, then we will move further on anatomy. Okay, take the screenshot. ये रहा इनका फिगर। देखो डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? डायग्राम बनाते हो तो कोई भी प्रोफेसर बहुत खुश होता है एंड इवेंचुअली आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, हिंदी वाले बच्चे टेक द स्क्रीनशॉट। ये आकृति विज्ञान जो कि हमने थैलस की पूरी संरचना पढ़ी। संरचना में हमने क्या-क्या देखा कि पौधे शरीर से चपटे होते हैं, हरे थैलस होता है जिसमें द्वि बीज पत्री शाखाएँ पाई जाती हैं, डाइकोटोमसली ब्रांच। कुछ प्रजातियों में शाखाएँ रोजेट जैसा आकृति भी बनाती हैं और थैलस के नीचे की ओर फैला होता है और नीचे की परत से जुड़ा होता है, ठीक है? पूरा तरीके से जो थैलस है वो एक सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है और फैला होता है उस सबस्ट्रेटम पे। डॉर्सल सरफेस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस करने वाली पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, मौजूद होती हैं, जिन्हें हम क्लोरोफिल कहते हैं और इनके ही कारण ये चिकनी और हरी भी होती हैं। इनमें गैस विनिमय के लिए मतलब गैस के एक्सचेंज के लिए कक्ष पाए जाते हैं, वायु छिद्र भी मौजूद होते हैं। फिर वेंट्रल सरफेस जो कि अधर की सतह है मतलब नीचे वाली सतह पे सुरक्षा के लिए हमें बहुकोशिकीय सल्क धारण करता है। मतलब क्या कि इनके पास मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर स्केल्स पाए जाते हैं और इसमें दो प्रकार के आपको प्रकंद यानी राइजोइड्स देखने को मिलते हैं जिनकी दीवारें चिकनी भी हो सकती हैं और केंद्रीय यानी स्मूथ वॉल्ड भी हो सकती हैं और ट्यूबरक्यूलेटेड भी हो सकती हैं। ये जल का अवशोषण कराने में सहायता करती हैं और मध्य शिरा बीच में पाया जाता है थैलस के, जो कि मोटा भाग होता है और जो पूरी तरीके से
थैलस को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, ठीक है, यांत्रिक सहायता। तो ये सब चीज आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज एनाटॉमी। देखिए एनाटॉमी ऑफ रिस्किया में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इपीडर्मिस। इपीडर्मिस जो होती है वो सबसे ऊपर की लेयर होती है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। दिस इज आवर इपीडर्मिस, ठीक है, दिस इज आवर इपीडर्मिस, अपर इपीडर्मिस, और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर दिखाई देगा लोअर इपीडर्मिस, ठीक है। समझ में आ रहा है? इपीडर्मिस आपको समझ में आया कहाँ है? जैसा कि मैंने बताया था कि डॉर्सल सरफेस पे यू हैव फोटोसिंथेटिक सेल्स। तो ये देखिए, ये इपीडर्मिस के नीचे आपको फोटोसिंथेटिक सेल्स दिखाई देंगी जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगी एंड खाना बनाने में हेल्प करेंगी। देन उसके बाद यू हैव एयर स्पेस इन बिटवीन देम। आप देख रहे हो, ये रहा आपका फोटोसिंथेटिक, ठीक है, ऐसे करके ये फोटोसिंथेटिक है, ये फोटोसिंथेटिक सेल्स हो गई, और फोटोसिंथेटिक सेल्स के बीच में ये जो है ये हो गया एयर स्पेस, ठीक। तो ये ऊपर चल करके ऐसे एयर पोर्स बन जा रही होंगी, और अंदर पूरा का पूरा ये देख रहे हो ऐसे चैम्बर नुमा। तो यही बोल रहे थे कि एयर चैम्बर भी पाया जा रहा है और एयर पोर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक कक्ष भी है और केंद्र मतलब एक छिद्र भी है। ओके, देन दे हैव बिलो द फोटोसिंथेटिक सेल्स, एयर स्पेस के बिलो इनको एक पैरेन्काइमा देखने को मिलेगा, और फिर लोअर एपिडर्मिस, एंड नीचे आपको राइजोइड्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो वेरी सिंपल इनका एनाटॉमी है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? तो एक सिंगल लेयर्ड ये है सेल की, ऐसे करके, ठीक है, ये अपन लोगों ने बना दिया एपिडर्मिस। चलिए ठीक है, मैं आपके लिए बना ही देती हूँ जिससे आपको इजीनेस होगी। चलिए, ये हमने बना दिया एक एपिडर्मिस की लेयर जो कि अपर एपिडर्मिस है विदाउट अ क्यूटिकल। आपने बहुत सारे डायग्राम्स में ऐसे देखे होंगे स्ट्रक्चर, ये होते हैं क्यूटिकल, लेकिन हमारे रिक्सिया में क्यूटिकल वगैरह कुछ नहीं पाया जाता है। हमारे रिक्सिया में एक अपर एपिडर्मिस होता है और एक ऐसे लोअर एपिडर्मिस आपको देखने को मिलता है, ठीक है, कवरिंग बोथ सरफेस, प्रोटेक्ट द इंटरनल टिश्यू। जितनी भी अंदर की ये टिश्यूज होंगी उन सभी को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। एपिडर्मिस हम लोगों ने बना लिया। नाउ वी हैव क्लोरेनकाइमा। अपर जो टिश्यू होता है उसमें फोटोसिंथेटिक सेल्स होती हैं विथ क्लोरोप्लास्ट, एयर चैम्बर्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। ये रहे इनके फोटोसिंथेटिक जो सेल्स हैं वो, ठीक है, दे हैव दीज फोटोसिंथेटिक सेल्स, ओके, एंड इन बिटवीन जो फोटोसिंथेटिक सेल है वी हैव अ एयर, पूरा का पूरा चैम्बर, ठीक। दीज एयर चैम्बर्स एक्चुअली ओपन लाइक दिस एंड दे फॉर्म ऊपर सरफेस पे पोर, ठीक है। देन एयर चैम्बर्स है जो कि अलाउ करती हैं गैसेस एक्सचेंज। अब कोई भी गैस यहीं से एंट्री करेगा और यहीं से एग्जिट करेगा, ठीक। ये क्लोरेनकाइमा वाला हो गया, ये हमारी अपर एपिडर्मिस हो गई, ठीक है। नाउ वी हैव स्टोरेज पैरेन्काइमा ऑल्सो। स्टोरेज पैरेन्काइमा में द लोअर टिश्यू स्टोर्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट। अब इतने एरिया में वी हैव रिमेनिंग दिस एरिया, ओके, वी हैव रिमेनिंग दिस एरिया, दिस एरिया इज योर पैरेन्काइमा, ठीक है। दीज पैरेन्काइमा सेल जो है ये वाटर और न्यूट्रिएंट को स्टोर करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है, ये हेल्प हो जाएगा। नाउ जो हमारे राइजोइड्स एंड स्केल्स है वो नीचे के जो एपिडर्मिस है, जो लोअर एपिडर्मिस है, वहां से ये अराइज होंगे, कैसे, ऐसे, ये हो गया इनका लोअर एपिडर्मिस से वेंट्रल साइड पे ही आपको दिखाई देंगे। ये ऊपर की डॉर्सल सरफेस हो गई। डॉर्सल सरफेस पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? फोटोसिंथेटिक आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं, एयर पोर्स दिखाई दे रहे हैं, एयर चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब अगर मैं केवल आपके मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करूं। और वेंट्रल सरफेस पे यू हैव दिस लोअर एपिडर्मिस एंड दिस इज द राइजोइड्स, ठीक है। तो ये ऊपर वाला अपर पोर्शन हो गया जिसको आप डॉर्सल कह रहे हो, और ये नीचे वाला लोअर पोर्शन हो गया जिसे आप वेंट्रल कह रहे हो। वेंट्रल सरफेस से राइजोइड निकल रहा है। राइजोइड जो है वो प्लांट को एंकर करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन कराता है, और कुछ कुछ स्केल्स भी यहाँ पर होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं हमारे थैलस को, कि थैलस कहीं से फट ना जाए, थैलस कहीं से उसको हार्म ना पहुंचे, ठीक है। सो दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ रिस्किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनाटॉमी, एंड जो हमने बनाया था वो क्या था? वो था आपका सेलुलर पोर्शन, ठीक है। देखिए शरीर की संरचना हिंदी में है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
चलिए, ये रहा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आपने ऑलरेडी कर लिया होगा। अब जैसे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, उसी का मैंने सेलुलर स्ट्रक्चर भी मैं लेकर के आई हूँ। देखिए यहाँ पर वी हैव दिस ऊपर का अपर एपिडर्मिस एंड वी हैव दिस एयर चैम्बर्स, ठीक है? ये हो गया हमारे एयर चैम्बर्स। यही एयर चैम्बर्स ऊपर चढ़ करके देख रहे हो, ये खुला हुआ है, ये एयर चैम्बर्स, एयर का एक्सचेंज वगैरह, ठीक? And we have in between them the photosynthetic cells. Okay, so we have these photosynthetic cells. Okay, ये सेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना? ये फोटोसिंथेटिक सेल्स हो गए जो कि पूरी तरीके से क्लोरोफिलस होते हैं, मतलब कि क्या है ये क्लोरोफिल से युक्त है। उसके बाद वी हैव द स्टोरेज रीजन जो कि पैरेन्काइमा काम करता है किसका स्टोरेज, वाटर का एंड न्यूट्रिएंट का, एंड ये पूरा का पूरा सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया पैरेन्काइमा का। फिर एक एक कवरिंग आ जाती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसका नाम है लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस से आपको यहाँ पे राइजोइड्स जो है वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दिस इज अ सेलुलर डायग्राम जो कि आपको रिश्किया का एनाटॉमी शो कर रहा है। टेक द स्क्रीनशॉट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो देखिए मैंने रिप्रोडक्शन रिस्किया का नहीं लिखा है, ठीक है? बट मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको यहाँ पर ना बहुत अच्छे से चीज़ों को बता दूँ और अपना हैंड रिटन जो मेरा नोट्स होगा वो मैं आपको सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पे, ठीक है? देखिए, अगर मैं रिश्किया की बात करूँ ना, तो रिश्किया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखें हम, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपको oogamous टाइप का देखने को मिलता है, ठीक है? आप इसको नोट मत करो, आप बस मेरी बात सुनो और मैं इसको आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। तो oogamous इनमें होता है रिप्रोडक्शन, एंड जो सेक्सेस होते हैं वो इनमें मल्टी सेलुलर, ठीक है, आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? दे कैन बी होमोथैलिक, ओके, दे कैन बी होमोथैलिक, मतलब कि एक ही थैलस पे आपको दोनों सेक्स ऑर्गन देखने को मिल जाएंगे, फीमेल और मेल, ठीक है? एक ही थैलस पे, सेम थैलस पे आपको देखने को मिलेगा। होमो मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है? और वहीं पर वी हैव हेट्रोथैलिक ऑल्सो, ठीक है? तो हेट्रोथैलिक भी हो सकते हैं जहां पर दिस मेल एंड फीमेल जो है वो डिफरेंट थैलस पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? अब देखो नोट करते जान, मतलब मन करे तो कर लो, ठीक है? कि फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन इसमें आपको देखने को मिलता है जू आइसो नहीं, जू आइडोगैमस, जू आइडोगैमस नाम का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। जो फर्स्ट डाइप्लॉइड स्टेज होती है हमारे रिप्रोडक्शन में, वो सबसे पहले होती है, जैसा मैंने कल भी बताया था कि हमारा जाइगोट जो है वो फर्स्ट सेल होती है हमारे डाइप्लॉइड स्टेज जो कि है स्पोरोफाइट, ठीक है? इनमें जो इम्ब्रियो इनमें जो इम्ब्रियोजेनी होती है, ठीक है, जो इम्ब्रियोजेनी होती है वो एक्सोकार्पिक होती है। ये सब ना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। और जो इनमें स्पोर्स होते हैं, दे आर द फर्स्ट सेल ऑफ गैमिटोफाइट, ठीक है? तो अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिस्किया में फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट क्या है, तो आप क्या कहोगे कि वो है जाइगोट। लेकिन वहीं अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट सेल ऑफ गैमिटोफाइट क्या है, तो वहां आप क्या बोलोगे, वहां आप बोलोगे स्पोर, ठीक है? तो फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट जाइगोइट और फर्स्ट सेल ऑफ गैमिटोफाइट इज योर स्पोर्स। तो प्लीज इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक? उसके अलावा जो इनमें स्पोर की जर्मिनेशन होती है, स्पोर जर्मिनेशन आपको 6 to 10 डेज में देखने को मिल जाता है, ठीक है? जो इनमें स्पोर जर्मिनेशन होती है वो आपको 6 to 10 डेज में देखने को मिल जाता है। वहीं पर जो स्पोर डिस्पर्जल होता है, मतलब क्या कि स्पोर्स बाहर जो निकलते हैं वो किसकी हेल्प से निकल रहे होते हैं, तो हेल्प करता है उनकी इलेटर्स, इलेटर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं स्पोर्स को बाहर निकालने में। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी इनमें पाई जाती है, ठीक है? क्या बोला मैंने कि इनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी पाई जाती है, ठीक? तो ये भी चीज आप नोट कर लो। और ये जो ऑल्टर्न ऑफ जनरेशन है, एओजी ऑल्टर ऑफ जनरेशन, ये ऑल्टरनेशन जो है वो हेट्रोमॉर्फिक होती है,
हेटेरो मतलब एक से ज़्यादा, तो एक बार गैमेटोफाइट, एक बार स्पोरोफाइट। तो ऐसे करके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। और साथ ही साथ में ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, ये लाइफ साइकिल होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है? कैसी होती है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक? अब समझिए इनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लो पहले कि रिप्रोडक्शन इनमें कैसा होता है, ओगैमस टाइप का होता है। सेक्स जो ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स होमोथैलिक हो सकते हैं, मतलब कि सेम थैलस पे भी मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जा सकते हैं। हेटेरोथैलिक मेल फीमेल डिफरेंट थैलस पे भी पाए जा सकते हैं। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो जूआइसो आइडोगैमस होता है। और जो जाइगोट है वो फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट होती है, वहीं फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट हमारे स्पोर्स होते हैं। इनमें जो एम्ब्रियोजेनी होती है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, वो एक्टोकार्पिक होता है। इनमें स्पोर जर्मिनेशन 6 से 10 दिनों में इनका जो स्पोर है वो जर्मिनेट हो जाता है। स्पोर डिस्पर्जल इनमें इलेटर्स के द्वारा होता है। और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेट्रोमॉर्फिक होती है। लाइफ साइकिल इनकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। गेटिंग माई ऑल दीज पॉइंट। नाउ मैं आपको बताती हूँ कि इनमें पूरी जो लाइफ साइकिल है वो कैसे चलती है। देखो रिप्रोडक्शन पोर्शन इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है, दैट इज वाई मैं इस पे टाइम दे करके थोड़ा सा आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक, अब देखिए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में वी हैव गैमेटोफाइट। ओके, सबसे पहले एक गैमेटोफाइट होगा, मतलब कि एक इनका थैलस होगा। ठीक है, सो वी हैव गैमेटोफाइट हियर। ठीक, गैमेटोफाइट से गैमेट का प्रोडक्शन होगा। एक होगा एंथेरिडिया जो कि मेल होंगे, और एक होगा आर्किगोनिया जो कि फीमेल होगा। अरे मेल फीमेल, फीमेल होगी। ठीक है, अब ये जो एंथेरिडिया है ये क्या करेंगे प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करेंगे एंथेरोजोइड, जिसे आप स्पर्म भी बोल सकते हो। और आर्किगोनिया जो है वो एग का प्रोडक्शन करेंगी। स्पर्म इज नॉट अ गुड टर्म हियर, लेट्स इसको ना एंथेरोजोइड्स लिखते हैं। तो ये एंथेरोजोइड्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, नाउ वी हैव एन, इनकी प्लॉइडी लेवल ऑब्वियसली हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। अब देखिए ये हो गया, इसको इस कलर को ले लेते हैं जिससे समझ में आएगा आपको। देखिए ये हो गया हमारा एंथेरोजोइड, और ये हो गई हमारा एग। ये एग जो है ये आपको फ्लास्क शेप आर्किगोनिया में नजर आएगा, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। ये हो गया एग। ठीक, एग को चलो इस कलर से बना लेते हैं। ये एग हो गया। नाउ दे विल गोना व्हाट, दे विल गोना फर्टिलाइज। वेरी गुड, दे विल गोना फर्टिलाइज। एंड फर्टिलाइज के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई देगा जाइगोट। ठीक, नाउ दे हैव जाइगोट, जो कि एन और एन मिलकर के क्या बना देंगे, 2n बना देंगे। वेरी गुड, तो यहाँ पर अब ये बन गया सेल डाइप्लॉइड। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट सेल है हमारे स्पोरोफाइट की वो जाइगोट है, क्योंकि यही जाइगोट आगे चल करके इम्ब्रियो बनाएगा, और ये इम्ब्रियो आगे चल करके स्पोरोफाइट बनाएगा। तो स्पोरोफाइट सबसे पहले किससे बन रहा है, स्पोरोफाइट का प्रिकर्सर एक बोलते हैं ना कि बन किससे रहा है, जाइगोट से बन रहा है ना। इसीलिए फर्स्ट सेल जो है हमारे स्पोरोफाइटा की फाइट्स की वो हो जाएंगे हमारे जाइगोट। अब ये 2n है इम्ब्रियो भी, ये भी स्पोरोफाइट भी 2n है। अब देखिए स्पोरोफाइट जो है वो कैप्सूल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्पोर मदर सेल्स बनेंगी एसएमसी, जो कि अगेन हमारी 2n होंगी। अब 2n जो है एसएमसी जो स्पोर मदर सेल्स हैं वो स्पोर का प्रोडक्शन करेंगी, और अब यहाँ पर स्पोर जो है वो हैप्लॉइड हो जाएगा, और ये स्पोर फिर आगे चल करके गैमेटोफाइट जो है वो बना देगा। तो देखिए यहाँ तक आपको पूरा का पूरा एन एन दिखाई दे रहा है। सी दिस, ये पोर्शन आपको पूरा एन दिखाई दे रहा है। गेटिंग माई पॉइंट, तो दिस इज हैप्लॉइड स्टेज। ठीक है, ये पूरा एन एन दिखाई दे रहा है। देखो ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है, एंड ये भी एन है। ये पूरा एन एन दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सी जगह हो गई, ये पूरे की पूरी जो जगह है वो है हैप्लॉइड की। ठीक, ये हो गया हैप्लॉइड। नाउ जो दूसरी स्टेज है वो देखिए। अब यहां से जाइगोट से
आपको पूरा का पूरा जो स्टेज है स्पोरोफाइट तक, स्पोर मदर सेल तक, वो आपको दिखाई दे रही है कैसी? 2n। यानी ये 2n जो है ये कौन सी स्टेज हो गई? ये स्टेज हो गई डाइप्लॉइड की, है ना? डाई मतलब 2। तो ये क्या पूरी की पूरी जो लाइफ साइकिल है, हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहा है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखा रहा है, एक जगह गैमेटोफाइट, एक जगह स्पोरोफाइट, हैप्लॉइड स्टेज, डाइप्लॉइड स्टेज। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं कि ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहा है, मतलब कि हैप्लॉइड भी है इसमें स्टेजेस और डाइप्लॉइड स्टेजेस भी हैं। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर लिख करके दिखाया है। समझ में आया? तो ये कारण है बोलने का कि रिक्शिया जो है या ब्रायोफाइट जो है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। नाउ लेट्स ड्रॉ एंथ्रीडिया, ठीक है, और आर्किगोनिया। अब समझिए एंथीरिडिया का स्ट्रक्चर देखिएगा। एंथीरिडिया में यू हैव अ बेस एक्चुअली हियर, ठीक है, ऐसे करके आपको बेसेस दिखाई देंगे एंड इस बेस से आपको ओरिजिनेटेड दिखाई देगा स्टॉक, ठीक है, ये स्टॉक हो गया। देन वी हैव अ कैप्सूल, ये गोल सा कैप्सूल होगा एंड इस कैप्सूल को ऐसे कवर कर रही होंगी जैकेट सेल, ठीक है, ये बन गया इनका जैकेट सेल। और जैकेट सेल के ही यहां पर इस पोर्शन पे आपको ऑस्टियोल दिखाई देगा, ठीक है, यहां पर ऐसे ऑस्टियोल दिखाई दे देगा, ठीक। अब समझिए दिस इज ऑस्टियोल, दिस इज अंदर की बॉडी जहां से एंथ्रेजॉइड्स का प्रोडक्शन होगा, दिस इज जैकेट सेल, दिस इज स्टॉक, ठीक है, एंड ये आपका बेस हो जाएगा एंड उसके बाद भी यहाँ पर आपको इमर्ज होते हुए दिखाई देंगे कुछ पैराफाइसिस जो कि होंगे कैपिटेट पैराफाइसिस। कहाँ से? यहाँ से। ये हो गए हमारे पैराफाइसिस। ऐसे ये पैराफाइसिस जो है वो निकलते हुए दिखाई देंगे। तो ये स्ट्रक्चर है आपके एंथेरिडिया का, ठीक है। ये एंथेरिडिया मेल सेक्स ऑर्गन है जो कि एंथेरॉइड्स को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। तो इनकी बॉडी आपको पियर शेप दिखाई देगी। इनकी बॉडी कैसी होगी? इनकी बॉडी पियर शेप्ड होगी। गेटिंग माई पॉइंट? और पूरे के पूरे स्टेराइल जैकेट सेल से क्या होंगी? ये बंधी होंगी। अब दो वर्ड हमेशा ही आप सुनते हो बॉटनी या जूलॉजी में, स्टेराइल और फर्टाइल, ठीक है। ये समझ में आ गया एंथेरिडिया। अभी एंथेजॉइड भी मैं वो आर्किगोनिया भी मैं बता रही हूँ। दो वर्ड सुनते हो आप, एक स्टेराइल, ठीक है, और एक फर्टाइल। देखो स्टेराइल सेल्स ऐसी होती हैं जो आगे चल करके रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगी, नो पार्टिसिपेशन। फर्टाइल सेल्स रिप्रोडक्शन में क्या करेंगी? पार्टिसिपेट करेंगी एंड एक नया ऑफ स्प्रिंग बनाने में फर्टाइल सेल्स हेल्प करेंगी। और स्टेराइल they cannot participate in reproduction because they don't have capability to produce any cells which are related to our reproduction। कोई सेल ही नहीं है इनके पास। ये ऐसी सेल्स होती हैं जो सिर्फ आपकी बॉडी में ग्रोथ कराने के लिए, जैसे इन ह्यूमन बींग्स वी हैव सोमैटिक सेल्स जो सिर्फ हमारी बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराने में लगी है, बट वी हैव फर्टाइल सेल्स ऑल्सो, हमारा स्पर्म एंड एग विच आर इम्पॉर्टेंट इन आवर रिप्रोडक्शन, विच प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो स्टेराइल सेल्स कभी भी रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कराएंगी। बहुत ही एक मैं टर्म बता रही हूँ जो कि सही टर्म नहीं है, बट मैं बता रही हूँ, लोग कहते हैं बांझ, है ना। बांझ क्या? कि ऐसी वुमेन्स जो बच्चा नहीं पैदा कर सकती हैं, सो दे आर स्टेराइल। जो बच्चा पैदा कर सकती हैं दे आर फर्टाइल। गेटिंग माई पॉइंट? तो कभी भी स्टेराइल दिमाग में आए तो, क्योंकि रियल लाइफ से मुझे जोड़ना था, आपको याद रहना है, तो याद यही रखना
कि स्टेराइल मतलब बाज, मतलब वो आगे चल कर के कोई रिप्रोडक्शन वाले सेल्स नहीं बनाएंगी, बट वो आपके बॉडी में अदर जो ग्रोथ, जैसे आपकी स्किन्स बनाना हो गया, जैसे इनमें थैलस बनाना हो गया, तो थैलस ये स्टेराइल सेल्स बना देंगी। लेकिन रिप्रोडक्शन करके जो चीजें बनानी है, लाइक जो बॉडी बनानी है, वो तो फर्टाइल सेल्स बनाएंगी ना। तो ग्रोथ करने के लिए जो सेल्स बन रहे हैं, दे विल गोना मेक बाय आवर स्टेराइल सेल्स, लेकिन रिप्रोड्यूसिंग वाला पार्ट फर्टाइल सेल्स करेंगे। ठीक है, तो ये बात थी स्टेराइल एंड फर्टाइल की। तो जो हमारा जैकेट सेल्स था, जिसने पूरी तरीके से एक बॉडी को कवर किया था एंथ्रेजॉइड्स के, ये जो जैकेट सेल है, ये जैकेट सेल होता है क्या, स्टेराइल। मतलब कि ये कोई भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करेगा ना, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। देखो ये ना ऐसे बढ़ता जाएगा, ये एक लेयर बन जाएगी, फिर आगे चल के दूसरी लेयर बन जाएगी, ऐसे करके तीसरी लेयर, तो ये बहुत ज्यादा ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये थैलस को स्ट्रक्चर ये पूरा बना रहा है। ठीक है, मेल थैलस पे छोटा सा आपको एंथ्रीडिया दिखाई देगा, जहां से आपको आगे चल करके एंथ्रीजॉइड्स देखने को मिलेंगे। तो दिस इज द टर्म स्टेराइल एंड फर्टाइल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्किगोनिया। तो आर्किगोनिया मैंने पहली क्लास में भी बताया था कि दे आर फ्लास्क शेप। ठीक है, दे आर फ्लास्क शेप। यहां पर आपको सेल्स दिखाई देंगे, जिन्हें आप कोवेटी सेल्स भी बोलते हो। ठीक है, कवर सेल, नॉट कोवेटी सेल, कवर सेल। ठीक है, ये कवर सेल हो गई। दे हैव नेक सेल ऑल्सो। ठीक है, नेक कैनॉल सेल। दे हैव वेंट्रल सेल इन बिटवीन एंड दे हैव एग। और इसी एग तक जो हमारा ये एंथ्रेजॉइड है, उसे इस एग तक पहुंचना है और फर्टिलाइजेशन करना है। सॉरी, ये वेंट्रल में करा दिया मैंने, मैं भी पागल हूं। यहाँ तक एग तक आएगा एंड देन फर्टिलाइजेशन होगा एंड देन फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन, फलान ढिमकान सब होगा यहाँ पे। ठीक है मैं तभी से यही पढ़ा रही हूँ, फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन। तो यही आपका जो है पोर्शन है। फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपका स्पोरोफाइट बन जाएगा, है ना। आप देखोगे कि स्पोरोफाइट बन जाएगा। स्पोरोफाइट जो है वो सिंपलेस्ट होते हैं सभी ब्रायोफाइट्स में। यहाँ केवल ब्रायोफाइट्स में आपको ओनली रिस्किया में कैप्स्यूल्स दिखाई देंगे, कोई भी फुट एंड सीटा नहीं दिखाई देगा। याद होगा पहला लेक्चर मैंने बताया था, फ्यूनेरिया में यू हैव द फुट ऑल्सो, यू हैव दिस लॉन्ग सीटा ऑल्सो एंड यू हैव कैप्सूल वाला पोर्सन ऑल्सो। तो एक्चुअली में दिस फ्यूनेरिया इज अ वेरी एडवांस्ड ब्रायोफाइट। ठीक है, तो उसमें आपको ये तीनों दिखाई देंगे, लेकिन रिस्किया में सिर्फ आपको कैप्सूल दिखाई देगा। कभी जब आप एमएससी करोगे आगे, तो वहां पर आप इवोल्यूशन देखोगे बायोफाइट्स में स्पोरोफाइट का, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं कभी बोलना तो पढ़ा दूंगी। तो इनमें क्या होगा, स्पोरोफाइट में सिर्फ कैप्सूल पाया जाएगा, कोई भी फुट और सीटा नहीं होगा, कैप्सूल ओनली। ठीक है, स्पोरोफाइट में। नाउ स्पोरोफाइट जो है वो टोटली डिपेंडेंट होता है गैमिटोफाइट पे, प्लीज इसे याद रखना कि ये गैमिटोफाइट जो है डिपेंडेंट होता है। कौन डिपेंडेंट होता है, स्पोरोफाइट, गैमिटोफाइट डिपेंडेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर गैमिटोफाइट, स्पोरोफाइट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। देखिए, मैं इसका जो पूरा का पूरा नोट्स है वो इस स्क्रीन पे भी मैं लगा दूंगी। ठीक है, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। कल हम लोग पढ़ेंगे मार्केंशिया, और मार्केंशिया को भी अच्छे से पढ़ेंगे, उसको क्लियर करेंगे सब चीजें। आई होप कि रिश्किया आपको आज तक इतने अच्छे से तो कहीं नहीं समझ में आया होगा, और मैंने बहुत एफर्ट लगा के अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो नोट्स को मैं क्या करूँगी, 2 ही 3 पेजेज़ हैं, उनको मैं अ भेजूँगी, लेकिन आज नहीं, अब 5-6 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद ही मैं भेजूँगी, वरना सिर्फ़ आप नोट्स पढ़ लेते हो, वहाँ देख लेते हो, फिर यहाँ आकर के आप पढ़ते नहीं हो। फिर आप मुझसे आके कंप्लेन करते हो कि दीदी मुझे समझ ही नहीं आया। कैसे समझ में आएगा, जब मैं पढ़ा रही हूँ, वहाँ पढ़ नहीं रहे हो, तो कैसे समझ में आएगा? इसीलिए नोट्स तो मैं भेजूँगी आपको थोड़े दिन बाद, लेकिन आप यहाँ पर पहले जो चीज़ें पढ़े हो उसको नोट डाउन करो, फिर जब मैं नोट्स भेजूँगी तो उसे और अच्छे से आप रिवीजन कर लेना। कल हम पढ़ेंगे मार्केंशिया, देन वी विल फर्दर मोर डिस्कस अबाउट द एंथेसेरोस, देन स्फैगनम एंड देन ब्रायोफाइट की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एंड ये हमारा जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। ओके, so let's meet in the next video. I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। Please don't forget to like, share and subscribe to this channel, because it motivates me to make more and more wonderful videos for you all. Let's meet in the next video. Bye bye.